नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ स्तेश नैन मोर। आप देख रहे हैं स्तेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज बात होगी पंजाब की सियासत की। और पंजाब की जो आज की राजनीति है, पहले वो थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। पंजाब में सरकार है आम आदमी पार्टी की, यानी सत्ता में है आम आदमी पार्टी। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, जिसका अपना कुनबा कलह से जूझ रहा है। उसके बाद नंबर आता है श्रोमणी अकाली दल का, जो धड़ों में बंटी हुई है, बिखर चुकी है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी, जो 2027 को लेकर अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने में जुटी हुई है। तो बात होगी पंजाब की राजनीति की। लेकिन आज हमारे साथ पंजाब बीजेपी के बड़े चेहरे हैं, वरिष्ठ नेता डॉक्टर सुभाष शर्मा। उनसे जानेंगे क्या स्थिति है पंजाब की राजनीति की, पंजाब के क्या हाल है, और खास तौर पर बीजेपी इस बार के आने वाले विधानसभा चुनाव में कहां खड़ी है और क्यों खड़ी है। क्या इस बार बैसाखियों की जरूरत है? अगर जरूरत है तो किसके साथ जाएंगे? अगर जरूरत नहीं है तो इसके पीछे क्या होमवर्क रहा है, क्या काम किया है बीजेपी ने? सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। आपको तो संगठन का बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है, और जन जो सरोकार की चीजें हैं वो अक्सर आप उठाते रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, तो वो जुड़ाव है। तो आप असल मायनों में पंजाब के लोगों की नब्ज जानते हैं कि पंजाब की जनता क्या चाहती है और क्या माहौल है। तो क्या माहौल है सर आज? आज पंजाब की जनता तीन बातों पे बहुत ज्यादा चिंतित है। पहला है कि पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। पंजाब बाय एंड लार्ज पीसफुल स्टेट रहा है। आप एक वो 15 साल का वो पीरियड छोड़ दें टेररिज्म वाला, तो पंजाब शांति प्रिय स्टेट है। यहाँ कोई बहुत क्राइम नहीं होते थे, बहुत कोई इस तरह के एपिसोड्स नहीं होते थे। लेकिन आज पंजाब जो है गैंगलैंड बन गया। रोज पंजाब में किडनैपिंग्स हो रही हैं, एक्सटॉर्शंस हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, टारगेट किलिंग्स हो रही हैं, महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल है, ड्रग्स का माफिया पूरी तरह से पैर पसार चुका है। तो ये जो पंजाब गैंगस्टरों के और ड्रग माफिया के चंगुल में फंस गया है, इसको लेके पंजाब के लोग बड़े चिंतित हैं। और पंजाब के लोगों को लगता है कि कैसे पंजाब इससे बाहर निकले और कैसे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अपने बच्चों को लेकर के वो सेफ फील करें। तो ये आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क पंजाब के लोगों के मन में है। दूसरा, पंजाब में पूरा जो स्टेट है उसमें डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ है नहीं पिछले कुछ वर्षों में। आप ये देखेंगे कि हरियाणा हमारे बिल्कुल पड़ोस का राज्य है। उनकी पिछले जो जीएसटी कलेक्शन का डाटा आया 3 महीनों का, तो 5 गुना ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन हरियाणा ने की है। पंजाब इतनी बुरी तरह से पिछड़ गया है। आज पंजाब पर कैपिटा इनकम में 15, 16, 17 इन नंबरों पे झूल रहा है। पंजाब को भी नंबर 1 पे होता था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कर लें, चाहे हेल्थ की बात कर लें, चाहे एजुकेशन की बात कर लें, चाहे आप इंडस्ट्री की बात कर लें। तो ये जो डेवलपमेंट में पंजाब लगातार पिछड़ता जा रहा है जी, ये एक बहुत बड़ा पंजाब के लोगों के मन में टीस है कि जो देश का सबसे समृद्ध राज्य होता था, कभी नंबर 1 का राज्य होता था, आज वो जीडीपी में भी पीछे है, हर चीज में पीछे है। तीसरा एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है पंजाब में, वो है कर्जे का फैक्टर। आज पंजाब में, देश भर में जो पंजाब नंबर 1 पे है पर कैपिटा डेट के मामले में, कभी पंजाब पर कैपिटा इनकम में नंबर 1 था, आज पंजाब पर कैपिटा डेट के मामले में नंबर 1 है। प्रति व्यक्ति जो कर्जा है वो लगभग 1.25 लाख रुपए हो चुका है। यानी आज पंजाब में कोई नया बच्चा पैदा होगा तो 1.25 लाख रुपए का कर्जा लेकर के पैदा होगा। तो ये जो 3 बड़ी चीजें हैं, पंजाब की डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, ग्रोथ, पंजाब के सिर चढ़ा हुआ कर्जा और पंजाब की बिगड़ती कानून व्यवस्था की हालत, जब इन तीनों चीजों की और पंजाब के लोग सोचते हैं कि भाई पंजाब को इनमें से कौन निकाल सकता है। पिछली बार उन्होंने बहुत विश्वास करके, क्योंकि केजरीवाल साहब ने बड़े लंबे लंबे वादे किए थे, भगवंत मान साहब ने बहुत बड़ी बड़ी गारंटियां दी थी, उन्होंने इनको वोट दे दिया। लेकिन दुर्भाग्य से पंजाब इन तीनों ही पैमानों पर पहले से भी नीचे चला गया। कर्जा पहले से बढ़ गया, ड्रग्स पहले से बढ़ गई, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पहले से ज्यादा खराब हो गई। तो इसलिए लोगों को लग रहा है अब कि इन तीनों चीजों से पंजाब को अगर कोई निकाल सकता है
तो वो नरेंद्र मोदी निकाल सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी निकाल सकती है। इसलिए जैसे बाकी स्टेटों ने बीजेपी के साथ गए, डबल इंजन की सरकार बनाई और उनकी स्टेट्स प्रोग्रेस के रास्ते पे चल पड़ी, अब पंजाब में भी डबल इंजन की सरकार चाहिए। इसलिए हमें पंजाब में भाजपा चाहिए। ये आज एक कॉमन मैन की पंजाब की फीलिंग है। ठीक है, बीजेपी कैसे ये पॉसिबल कर पाएगी उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये जो 3 बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आपने बताया कि आज पंजाब फेस कर रहा है, हर व्यक्ति फेस कर रहा है, इसके पीछे कसूरवार कौन है? क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी है या पिछली सरकारें भी है? पिछली सरकारें भी हैं। देखो क्या है, पंजाब में अनफॉर्चुनेटली पिछले, अगर मैं बात करूं तो पिछली 2 सरकारें, 12 से 17 की अकालियों की सरकार, 7 से 12 की जो सरकार थी बीजेपी अकाली दल की, उसने बहुत अच्छा काम किया था। डेवलपमेंट बहुत अच्छी हुई थी, पीपल वेलफेयर की स्कीम्स बहुत अच्छी आई थी, उनको अच्छे से हमने एग्जीक्यूट भी किया था। लेकिन जो 12 से 17 की सरकार हुई, जो सेकंड फेज आया बादल साहब की सरकार का, उसमें फिर भटक गया रास्ता। उसमें माफिया राज की पंजाब में शुरुआत, जितने तरह का माफिया है उसी में पनपा है पहले तो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट माफिया है, चाहे वो लैंड माफिया है, चाहे वो ड्रग माफिया है, चाहे वो लिकर माफिया है, चाहे वो सैंड माफिया है। और वहां से जो शुरुआत हुई तो कांग्रेस की सरकार ने उसको आगे बढ़ाया 5 साल, और इन्होंने 4 साल में तो और नीचे ले गए। तो इसलिए कोई सिर्फ ये दोषी है मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इन्होंने हालातों को उनके कंपैरेटिवली भी ज्यादा बिगाड़ा है। अगर मैं आपको कहूं कि जितना पंजाब को अकालियों ने और कांग्रेस ने लूटा था मिल करके कई सालों तक, उससे ज्यादा इन्होंने 4 साल में लूट लिया है। और यहां लूटने वाले लोग बाहर से आ गए। आम आदमी पार्टी के बाद चाहे अकालियों की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भ्रष्टाचार था, रेत बिकती थी, लिकर में भी माफिया बना था, नहीं बनना चाहिए था। लोगों ने इस बात को बहुत नाराजगी व्यक्त की, इसीलिए आम आदमी पार्टी सरकार आई। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद ये सारे धंधों में जितनी लूट होती थी उसको कई गुना बढ़ा दिया, क्योंकि अब लूटने वाले बाहर से आ गए। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, राघव चड्ढा, ये पूरा गैंग बन गया है। तो अब दिल्ली से वेले हो गए हैं तो पूरे पंजाब में आ गए हैं। तो इन्होंने जिस बेदर्दी से पंजाब को लूटा है और डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं किया है, तो हालात और भी ज्यादा खराब। आप अकाली सरकार को कसूरवार ठहरा रहे हैं। अकाली के साथ तो भारतीय जनता पार्टी भी थी, आप भी साझेदार थे, उस सरकार का हिस्सा थे आप लोग भी, और आपकी इस बयानबाजी से आपके कई अपनों को भी ठेस पहुंच सकती है, क्योंकि आपके अपने प्रधान कह रहे हैं कि गठबंधन होना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अब बीजेपी के ही है ना, वरिष्ठ हैं, वरिष्ठतम हैं, वो भी कह रहे हैं कि देखिए अगर अभी गठबंधन नहीं हुआ तो 2027 छोड़ी 2032 में भी कुछ नहीं होगा भारतीय जनता पार्टी का। फिर आप इतने आत्मविश्वास में सुभाष जी कैसे हैं? देखिए मैं तो बड़ा स्पष्ट मानता हूं, और मेरी पार्टी के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि 27 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। नहीं, वो ज्यादातर लोगों में थोड़ा सा आप डिफाइन कर दीजिएगा, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग पहले से बीजेपी के साथ हैं या जो आरएसएस की विचारधारा के साथ हैं, ज्यादा जुड़ाव रखते हैं, वो तो चाहते हैं कि हम अपने दम पर कर लेंगे, लेकिन जो इधर उधर से आए हैं आपकी पार्टी में वो चाहते हैं कि अकालियों के साथ ही उनमें से भी सब नहीं चाहते हैं, सब नहीं चाहते हैं। कुछ लोग हैं जिनको लगता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई भाजपा के हितैषी नहीं, भाजपा के हितैषी हैं। कैप्टन साहब भाजपा को प्यार करते हैं, जाखड़ साहब भाजपा को प्यार करते हैं, भाजपा का हित चाहते हैं, लेकिन उनका दृष्टिकोण अलग है देखने का, उनका नजरिया अलग है, वो अलग तरह से देख रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो गलत देख रहे हैं या मैं सही देख रहा हूं। मैं जहां से देख रहा हूं या जहां से मेरे जैसे और बहुत से लोग देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि पंजाब का आम जनमानस का मन बदल रहा है। जब हम ग्राउंड में जाते हैं, गांव में जाते हैं, तो लोग जब हमसे बात करते हैं, गांव के बुजुर्ग बात करते हैं, किसान बात करते हैं, महिलाएं बात करती हैं, तो उनके मन में एक दर्द है कि यार पंजाब की बहुत बुरी हालत है, और उनके मन में एक उम्मीद है सबको आजमा लिया, कि सबको आजमा लिया, बीजेपी ठीक कर सकती है। तो इसलिए मेरा तो ये नजरिया है कि लोग बीजेपी की ओर देख रहे हैं इस समय, लोग अकालियों की ओर नहीं देख रहे हैं। क्या ये भी स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि कुछ लोग कहे कि गठबंधन होगा, कुछ कहे कि गठबंधन नहीं होगा? ये कोई स्ट्रैटेजी है? वरना बीजेपी ऐसी पार्टी है जहां पार्टी लाइन से हटके बयानबाजी करना इतना आसान तो नहीं है। नहीं, देखिए कोई स्ट्रैटेजी तो नहीं है। पार्टी की लाइन तो बड़ी सीधी है कि गठबंधन नहीं होगा और सभी 117 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब कुछ नेता बड़े नेता हैं, उनको सलाह देने से हम रोक ही नहीं सकते हैं। वो सलाह दे रहे हैं पार्टी को, तो पार्टी उनकी बात सलाह भी सुनती है। मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें अनुशासनहीनता वाली बात है। वो अपना एक विचार प्रकट करते हैं और ये कहते भी है कि हम उनका एक पर्सनल विचार है। तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी तो नहीं है, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि भाई गठजोड़ नहीं होगा। देखिए अल्टीमेटली गठबंधन का फैसला तो केंद्र करेगा। आज क्या स्थिति है और 6 महीने बाद क्या है, चुनाव में क्या स्थिति आएगी, हम नहीं कह सकते हैं।
केंद्र क्या फैसला करेगा मैं आज नहीं कह सकता हूं। आज के दिन में केंद्र का और राज्य का पार्टी की लाइन बड़ी स्पष्ट है कि हम 117 सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कोई स्ट्रेटेजी इसमें नहीं है। और मेरे को तो पूरा विश्वास है कि भाजपा सत्ता में आएगी। जो आपने कहा कि भाई आप भी तो सत्ता में भागीदार थे उस समय, हम थे भागीदार, और लेकिन हमारा कसूर सिर्फ इतना था कि जब ये सब हो रहा था हमको सरकार से बाहर आ जाना चाहिए था। हम उसके भागीदार नहीं थे। हम जितने माफिया पनपे, हम हमारी बीजेपी के किसी नेता की उसमें हिस्सेदारी नहीं थी, ये लोगों को भी पता है, लेकिन हम उसमें बाहर नहीं आए, सत्ता से, सरकार से बाहर नहीं आया। हम आना चाहते थे, बीजेपी पंजाब बहुत बार बाहर आना चाहती थी, लेकिन उस समय क्योंकि देश के हालात ऐसे थे, एनडीए था, कोलिशन धर्मा था, बहुत बार हमारी बात भी हुई सेंट्रल पार्टी से, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, बादल साहब से बात करते हैं। बादल साहब से बात भी हुई, हमने भी बादल साहब से बात की कि भाई ये ठीक नहीं है जिस तरह का ये चल रहा है, लेकिन सम हो हम उस अलायंस से बाहर नहीं आ सके। पार्टी में एक बार बहुत जोर से इस बात का विचार भी हुआ कि 17 का चुनाव हमको अकेले लड़ना चाहिए। अच्छा, बीजेपी पंजाब के कोर ग्रुप ने यूनानिमसली ये डिसाइड कर करके केंद्र को कन्वे किया था, लेकिन केंद्र का फैसला था कि नहीं, हमको गठबंधन में जाना है। आपकी पार्टी आलाकमान के साथ कैसी है यहाँ के नेताओं की? आपने कहा 2017 में भी हमने कहा था कि हम अपने आप अपने बूते चुनाव लड़ेंगे। अब पिछले कुछ डिसीजन ऐसे हुए हैं पंजाब को लेकर जिसमें लगा कि जैसे कि आलाकमान ने अपनी तरफ से फैसले किए, पंजाब के नेताओं से कोई राय मशवरा नहीं किया। एक एक करके हम बात करें, जैसे पीयू सीनेट का मामला था, वो फिर से आपको फैसला बदलना पड़ा। उसके बाद 240 के लेकर बुलेटिन आया कि ऐसा करने जा रही है, आर्टिकल 240 लागू करना चाह रही है सरकार चंडीगढ़ को लेकर, तो उसके बाद फिर वो फैसला बदल दिया गया। ये आपसे राय मशवरा नहीं लेती है पार्टी? देखिए, ये दोनों जो फैसले थे ना, ये दोनों फैसले ब्यूरोक्रेसी के लेवल पे हुए। जो पीयू सेनेट वाला फैसला था, इसमें कोई पॉलिटिकल इश्यू ही नहीं था। हाँ। यूनिवर्सिटी की रिफॉर्म के लिए पिछले 7-8 साल से बात चल रही थी, कांग्रेस पार्टी के समय से, जब कांग्रेस की सरकार थी और अरुण ग्रोवर साहब वाइस चांसलर थे, मैं भी उस समय सेनेट में था, तब से बात चल रही थी कि सेनेट में रिफॉर्म होनी चाहिए। रिफॉर्म के लिए कमेटी बनाई देश के वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, उस कमेटी की रिपोर्ट सबमिट हो गई। 3 साल से वो रिपोर्ट पड़ी थी वहां, अब 3 साल से वो रिपोर्ट पड़ी थी, नए वाइस प्रेसिडेंट साहब आए तो उनको तो कुछ आइडिया भी नहीं था, और क्योंकि रिपोर्ट ऑलरेडी सबमिट हुई थी, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से एक फैसला हो गया रिफॉर्म करने का। जैसे ही हमने ऊपर बात की केंद्र में धर्मेंद्र प्रधान जी से, नड्डा जी से, अमित शाह जी से, उन्होंने तुरंत हमारी बात को समझा कि ठीक, आप लोग ठीक कह रहे हो, रिफॉर्म है, रिफॉर्म करना चाहिए था, लेकिन आपको लगता है कि अभी पंजाब के लोगों के मन में कुछ एप्रीहेंशन है, तो ठीक है, इसको वापस ले लेते। तुरंत वापस हो गया। अगर हमारी बात नहीं सुनते तो वापस क्यों होता? सेम ये पीयू वाला भी, पंजाब वाला, चंडीगढ़ वाला इशू भी हुआ है कि जो आर्टिकल में शिफ्ट करने वाला इशू है, ये भी बेसिकली क्या है कि पंजाब चंडीगढ़ में कोई भी अगर आपको चेंज करना है तो आपको हर चीज को पार्लियामेंट में ले जाना पड़ता है जी। पार्लियामेंट के ही पास पावर है एक्ट बनाने की। कोई आपको नया कानून बनाना है चंडीगढ़ में, पंजाब में कोई कानून बनाना है तो विधानसभा कानून पारित कर देती है, छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं। चंडीगढ़ में कुछ कानून बनना है तो पार्लियामेंट में जाना है। तो चंडीगढ़ की ब्यूरोक्रेसी को लगा कि हर चीज के लिए छोटी, ये पार्लियामेंट जाने से अच्छा है प्रेसिडेंट के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से होना शुरू हो जाए, जैसे बाकी यूटीज में होता है। उस संदर्भ में वो आया, उसमें कुछ पॉलिटिकल एंगल ही नहीं था। तो जैसे ही हमने बात की, तुरंत उन्होंने कहा अच्छा ऐसा इशू है, कुछ पॉलिटिकल इशू है, तो ठीक है, इसको रोक लेते हैं। तुरंत होम मिनिस्ट्री का बयान आ गया कि नहीं, हम इसको नहीं कर रहे हैं, इस सेशन में नहीं लाएंगे, आगे भी नहीं लाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो इस तरह से पहले फैसले लिए गए, फिर उन फैसलों को वापस लिया गया, इससे लोगों के बीच एक डर, एक शंका तो है कि अगर बीजेपी मेजोरिटी में आ जाती है अपने बूते या फिर किसी के साथ लगकर, तो फिर से ये चीजें हो सकती हैं। देखो, ये मैसेज नहीं गया होगा लोगों में? ऐसा है कि जो ओपोजिशन पार्टीज होती हैं वो बीजेपी के बारे में एक डर तो बना के रखती हैं पंजाब में। उनके पास और कुछ एजेंडा तो है नहीं बीजेपी को रोकने के लिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, और ये बात पंजाब के लोगों को भी समझ आ रही है कि भैया कांग्रेस ने जो कुछ किया कभी वापस लिया क्या? चंडीगढ़ पंजाब को नहीं देना है, ये किसका फैसला था? कांग्रेस का। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जो इनजस्टिस पंजाब के साथ हुआ, किसने किया? कांग्रेस ने। पानियों के बंटवारे के मामले में जो इनजस्टिस हुआ, किसने किया? कांग्रेस ने किया। 2 बार चंडीगढ़ पंजाब को देने का 2 प्रधानमंत्रियों ने वादा किया, पहले इंदिरा जी ने किया, फिर राजीव जी ने किया। राजीव लोंगोवाल अकॉर्ड में कौन मुकरा? कांग्रेस मुकरी। कांग्रेस ने सब कुछ किया और कभी उसको अपने फैसले को बदला भी नहीं। इतने बड़े बड़े मोर्चे लगे, इतने बड़े आंदोलन हुए, कुछ टस से मस नहीं हुए। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, अगर कोई फैसला हो भी जाता है और पंजाब के लोगों को लगता है कि हमारे हक में नहीं है, किंतु तुरंत उसको वापस ले लेता है। तो इसका मतलब हम पंजाब के लोगों के भावनाओं की कदर करने वाले लोग हैं।
देखिए, कोई भी सरकार होती है वो कई तरह से सोचती है कैसे प्रशासन को ठीक करना है, उसके लिए फैसले भी लेती है। लेकिन अगर लगता है कि ये फैसला जन भावना के अनुरूप नहीं है तो भैया वापस ले लो, कोई बात नहीं। लेकिन कांग्रेस को फिर भी वोट पड़ते हैं। कांग्रेस को फिर भी वोट पड़ते हैं। आप देखिए ना, मैं वही कहता हूं कि पंजाब के लोगों को भी इस बारे में विचार करना है कि पंजाब के साथ सारे अन्याय करने के बाद, श्री हरमंदिर साहब पर टैंक चढ़ाने के बाद, 1984 में सिख भाइयों की नस्लकुशी करने के बाद और नस्लकुशी करने वाले नेताओं को बड़े बड़े पद देने के बावजूद भी पंजाब के लोग कांग्रेस की सरकार बनाते हैं। इस बार भी कांग्रेस के 7 MP जीते हैं पंजाब से। नहीं, मैंने कहा कि आप नब्ज जानते हैं, तो आप ये बताइए ऑडियंस को कि इसके पीछे वजह क्या है। बीजेपी कभी पंजाब में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में नहीं आई, सरकार नहीं बना पाई। कांग्रेस आई है और बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो पंजाबियत के खिलाफ भी रहे, जैसा कि आपने भी जिक्र किया। उसके बावजूद ऐसी क्या नाराजगी है लोगों को भारतीय जनता पार्टी से कि वो पंजाब में वो ताकत नहीं दे रहे आपको वोट के जरिए? इसमें लोगों की कोई नाराजगी नहीं है, ये सारी गलती हमारी है। भाजपा पंजाब में अकेले अपने दम पर आगे बढ़ सकती है, यह विश्वास भाजपा के लोगों को अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। जब तक हम गठबंधन की बैसाखी पे चलेंगे, अगर बीजेपी ने 1997 का गठबंधन नहीं किया होता, हालांकि आज हम ये नहीं कह सकते उस समय के हालात अलग थे, पंजाब में एक बहुत बड़ा कम्युनल डिवाइड हो गया था, एक पीस की जरूरत थी, पंजाब को स्टेबिलिटी देने की जरूरत थी, तो उसके लिए बीजेपी ने अपने पॉलिटिकल जो एम्बिशंस थे उनको कट किया और एक बहुत ही जूनियर पार्टनर के नाते हम उस अलायंस पे चले गए। पंजाब में स्टेबिलिटी भी आई, पीस भी आई, डेवलपमेंट के रास्ते पे भी पंजाब चला, वो एक क्रेडिट है। लेकिन मैं समझता हूं कि उसने बीजेपी के पॉलिटिकल जो एक्सपेंशन थी उसको उसने रोक दिया। जब आप 117 में से 23 ही सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और वो 23 भी शहरी सीटें ही होंगी, जी जी जी, तो फिर आपके साथ कौन लोग जुड़ेंगे? शहरों में रहने वाले लोग जुड़ेंगे। इसीलिए पंजाब में पार्टी को ये ब्रांड कर दिया गया कि ये तो सिर्फ हिंदुओं की पार्टी है, ये तो सिर्फ बिजनेस क्लास की पार्टी है, शहरों की पार्टी है। आज भी मैं जब जाता हूं तो लोग सबसे पहले मैं यही कहते हैं पंजाब के जनरल न्यूज साहब, आप तो शहरों की पार्टी, अब कहां पंजाब में आपको राज्य मिलेगा। हम शहरों की पार्टी इसलिए बन गए क्योंकि हम बहुत जूनियर पार्टनर थे। अगर उस समय हमने अपने रोल को बढ़ाया होता, आज मैं टिप्पणी कर रहा हूं, हो सकता है उस समय के हालात वाले नेताओं ने उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से फैसला किया होगा, ठीक भी था। आज बीजेपी को यह विश्वास रखने की जरूरत है, आज वैसे हालात नहीं है, आज बीजेपी के पास समय है आगे बढ़ने का, सरकार कब बनेगी इसकी चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। अगर हम बीजेपी का जो ठीक विचार है, पंजाब, पंजाबी, पंजाबियत, सिख पंथ, इसके लिए जितना सौहार्द बीजेपी के लोगों के मन में है देश भर में, जितनी रिस्पेक्ट बीजेपी के लोगों के मन में है, कांग्रेस तो सोच भी नहीं सकती है। इसलिए कोई कारण ही नहीं है कि पंजाब में बीजेपी एक्सपैंड ना हो, सिर्फ हमें समय चाहिए, थोड़ा समय चाहिए, थोड़ा विश्वास चाहिए और अपनी बात को ठीक से लोगों तक कम्युनिकेट करने की हमें हिम्मत चाहिए। जितना प्रचार हमारे खिलाफ हुआ पिछले 40-50 सालों में, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे जो भाईवाल थे वो भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा थे। अच्छा, वो गांव में प्रचार करते रहते थे। अच्छा, हमारे साथ सरकार चलाते थे, लेकिन गांव में प्रचार करते रहते कि साहब ये बीजेपी वाले, वहां पर आप पैर जमा लेते हैं, ऐसा ये बीजेपी वाले हैं, ये आरएसएस वाले हैं, ये सिखों के दुश्मन हैं, ये ऐसा करेंगे, तो हमारे खिलाफ प्रचार करते रहते थे वो। तो इसलिए इतना लंबा जब आपके खिलाफ प्रचार होता है, और हमारी तो बात ही कहने वाला नहीं था कोई, हमारे पास कुछ था ही नहीं वहां, हमें तो घुसने भी नहीं देते थे। मुझे याद है अब जिला परिषद ब्लॉक समिति के भी चुनाव चल रहे हैं जी, तो जिला परिषद ब्लॉक समिति के चुनाव हम कहते थे हमें सीट दोगे ना, आपका क्या काम है जिला परिषद ब्लॉक समिति में। एक बार तो हमने सरकार में रहते हुए दोनों पार्टियों ने आमने सामने चुनाव लड़ा और उन्होंने कांग्रेस को कुछ नहीं कहा, हमारी पिटाई की हर जगह पे, हमारे लोगों को मारा हर जगह पे कि बीजेपी वाले क्यों गांव में घुस जाएंगे। तो ये जो पिछले 40-50 साल और फिर पिछले 25 साल गठबंधन के नाम पर, गठबंधन धर्म निभाने के नाम पर, ये जो बीजेपी के लोग गांव में नहीं जाने दिए गए या नहीं गए क्योंकि कोई पॉलिटिकल स्कोप नहीं था, उस कारण से सिर्फ एक ही तरफ की बात जाती रही। हमारे कम्युनिस्ट साथी, हमारे अकाली दल के भाई, हमारे कांग्रेस के मित्र, वो एक ही प्रचार करते रहे साहब बीजेपी कांग्रेस पंजाब विरोधी है, पंजाबी विरोधी है। दूसरा पक्ष तो गया ही नहीं लोगों के पास। तो इसलिए उस प्रचार को काउंटर करने के लिए, उस नैरेटिव को काउंटर करने के लिए वी नीड सम टाइम, हमें समय चाहिए, बहुत भी नहीं चाहिए। अभी देखिए पिछले 2-3 सालों में बहुत फर्क आ गया।
लेकिन जो आपने कहा कि गांव देहात की राजनीति, उसमें उसमें अभी भी उतनी पैठ बीजेपी की लगती नहीं है। जब हमने देखा बाय पोल हुआ लुधियाना में, तो बीजेपी का ग्राफ उठा वहां पर, क्योंकि वो शहरी सीट थी। अभी तरन तारण में भी बाय पोल हुआ, वहां पर बीजेपी परफॉर्म नहीं कर पाई, वहां पे अकाली दल उठी। तो ये लोग, मुझे लगता है सुनील जाखड़ हो या फिर कैप्टन अमरिंदर हो, उनकी बयानबाजी जो आज हालात हैं उनको देखते हुए ठीक है कि अकाली ने अपना जनाधार फिर से मजबूत किया है और वहीं बीजेपी ने शहरों में अपना ग्राफ बढ़ाया है। तो इनका तालमेल होना ही वहां सत्ता की चाबी लगा सकता है। देखिए, वो इजी रास्ता तो होता ही है, हर चीज के पीछे एक इजी रास्ता होता है। जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो कहते थे वैसे पास होना तो क्या जरूरत है, बोले कुंजी पढ़ लो। होती थी ना, एक शॉर्ट गाइड आती थी, इसमें से 90% प्रश्न इसमें से आ जाएंगे, बड़ी टेक्स्ट बुक क्यों पढ़ना है। लेकिन जिन लोगों को एक्सेल करना था, जिन लोगों ने जीवन में कुछ बनना था, उन्होंने कभी कुंजी नहीं पढ़ी, उन्होंने वो शॉर्ट रास्ता नहीं लिया, उन्होंने हमेशा टेक्स्ट बुक पढ़ी। फंडामेंटल राज्य हरियाणा से भी आपको आता है मनोबल? क्यों नहीं आता? वहां पर भी 2 विधायकों से हरियाणा में, मैं बताऊं आपको, एक समय ऐसा था, मैंने देखा है कि हरियाणा की बीजेपी का संगठन का ढांचा पंजाब से भी कहीं कमजोर था। ऐसी स्थिति थी कुल मिलाकर, इससे भी बुरी थी, इससे भी बुरी थी। आईएनएलडी के साथ लगे होते थे वो लोग, मैं कहता हूं इससे भी बुरी थी। और अकाली तो फिर भी थोड़ा बहुत हमें, मतलब जैसे कह लो कि भी चलो कम मारते थे, इनालो वाले तो बहुत मारते थे। तो उसके बावजूद बीजेपी ने वहां हिम्मत दिखाई। उस समय भी हमारे बड़े नेता केंद्र के नहीं चाहते थे गठजोड़ टूटे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने पूरा जोर लगाया आखिर तक कि ये गठजोड़ नहीं टूटी। लेकिन गठजोड़ टूटा, बीजेपी अपने पैरों पे खड़ी हुई, और देखिए ऐसी खड़ी हुई है कि तीसरी टर्म लगातार सत्ता में। और अभी मुझे नहीं लगता अगले 10 साल 15 साल बीजेपी को कोई वहां से हटा सकता। यहां पर ऐसा कौन सा गणित आपके पास है फिर? जो गणित हरियाणा का है। देखिए, हरियाणा के लोगों को एक बात समझ में आई जब बीजेपी वहां राज्य में आई कि यार नौकरियां बिकती थी, पोस्टिंग बिकती थी, हर चीज में जाति, हर चीज में सिफारिश, हर चीज में पर्ची, हर चीज में खर्ची। बीजेपी का राज आया, पर्ची भी बंद, खर्ची भी बंद, नौकरियां मिल रही हैं, ट्रांसफर्स ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही है, कोई पॉलिटिकल एक्सटोर्शन नहीं है, बिजनेसमैन अपना बिजनेस कर पा रहा है। मुझे लगा ऐसा राज्य कहां आएगा, बीजेपी को जाने नहीं दे रहे हैं। पंजाब के लोगों को भी अब समझ में आने लगा है कि ये जो जानबूझ करके कुछ मुद्दे खड़े किए, इनका कोई रेलिवेंस नहीं है, गुड गवर्नेंस चाहिए बस पंजाब को। देखिए, पंजाब में किसी चीज की कमी नहीं है। पंजाब में सबसे फर्टाइल लैंड है देश की, पंजाब के पास बहुत अच्छा पानी है आज भी, पंजाब के पास मेहनती लोग हैं, स्किल्ड लेबर है, अच्छे बिजनेस एक्यूमन वाले लोग हैं, बिल्कुल ठीक है ना। इन सब के बावजूद पंजाब देश में क्यों पिछड़ता जा रहा है? सिर्फ एक ही चीज की कमी है, और वो है गुड गवर्नेंस। पंजाब को अच्छा प्रशासन चाहिए, अच्छी ईमानदार सरकार चाहिए, और अच्छी ईमानदार सरकार देने की गारंटी बीजेपी है, क्योंकि देश में दे रही है। लोग देख रहे हैं यूपी को योगी जी ने कैसे बदल दिया। आज पंजाब में आप किसी गांव में चले जाइए, किसी इंटीरियर गांव में चले जाइए, आप किसी अनपढ़ महिला से पूछ लीजिए जो पढ़ी लिखी नहीं होगी, दादी, या कोई बुजुर्ग मिल जाए आपको जो बहुत कम पढ़ा लिखा, आप उसको पूछिए कि पंजाब में गैंगस्टर को कौन कंट्रोल कर सकता है, कैसे कर सकता है, तो आपको कहेंगे कि योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए पंजाब को। मतलब गांव में बैठी एक महिला को भी पता है कि योगी ने यूपी ठीक कर दिया। हाइपोथेटिकल बात है ये, हम मान लेते हैं कि बीजेपी सत्ता में आ जाती है पंजाब में, तो कौन होगा चेहरा, मुख्यमंत्री कौन होगा? बहुत हमारी पिटारे में बहुत बड़े बड़े नेता हैं। आज मैं तो उसमें क्या ही कह सकता हूं कि ये मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो विधायक तय करते हैं और केंद्र की लीडरशिप तय करती है। आपने कहा कि योगी जैसा कोई ऐसा आए, यही जनता चाहती, तो योगी जैसा कौन सा ऐसा चेहरा है जो पंजाब के इन हालातों से लड़के पंजाब को सही ट्रैक पर ले आए? देखिए, मैं कोई एक नाम नहीं लूंगा, आज मेरे अधिकार में भी नहीं है, लेकिन बीजेपी के पास बहुत सक्षम लोग हैं, और मैं बताऊं बीजेपी के पास कल्चर है। आप मुझे बताइए, जब उत्तर प्रदेश में पहली बार सरकार बनी, योगी जी तो मुख्यमंत्री का चेहरा ही नहीं थे, वो तो सांसद थे। सरकार बनी, उनको मुख्यमंत्री बना के भेज दिया। मनोहर लाल खट्टर जी तो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं थे, सरकार बनी, वो सीएम बन गए, नायब सैनी। तो इसलिए बीजेपी के पास तो इतने नेता हैं। रेखा गुप्ता दिल्ली में सीएम का चेहरा कहां थी, आज वो अच्छी सीएम है। तो इसलिए चेहरा भी इंपॉर्टेंट है, बीजेपी के पास बहुत चेहरे हैं। बीजेपी की जो असली ताकत है वो बीजेपी का विचार, बीजेपी की कल्चर, पार्टी का। जब सरकार बनेगी तो अच्छा चेहरा पंजाब को देगा। लेकिन सुभाष जी, हमने हरियाणा में भी देखा कि दूसरी पार्टियों से बहुत सारे लोगों को शामिल करवाया गया पार्टी में, और बीजेपी की मजबूती के पीछे वो भी एक बड़ा कारण रहा। आप लोगों के संपर्क में यहाँ से दूसरी पार्टियों के नेता हैं? बहुत बड़े नेता हैं, मतलब लाइन लगी हुई है, आपको क्या ही बताऊं। सत्ताधारी पार्टी के नेता, कांग्रेस के नेता, अकालियों के नेता,
सब बीजेपी में लाइन लगा के बैठे हैं कि साहब आप हमें एंट्री दे दीजिए, अभी हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं। अच्छा जी, क्योंकि हम पंजाब के लोगों को एक अच्छा अल्टरनेट देना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसे लोग जिनकी इमेज भी खराब है वो बीजेपी में आ जाएं, तो लोग कहेंगे साहब इनको तो हम वहीं से दुखी थे तो आप ले आए, क्या फायदा हुआ। बिल्कुल। इसीलिए हम बहुत सोच विचार करके, बहुत इत्मीनान से, अच्छे लोग जो हैं, अच्छे लोग सब पार्टियों में होते हैं, उन लोगों में से जो बीजेपी में आना चाहते हैं उनमें से भी छांट करके लोगों को लेंगे, लेकिन बहुत बड़ी गिनती में लोग बीजेपी में आने को तैयार हैं। और आप देखेंगे अगले 3-4 महीनों में सब पार्टियों से बड़े नेता वो काम शुरू हो जाएगा जो जिसके लिए बीजेपी जानती कि चलिए दरवाजे खुल गए, आप आइए। दरवाजे तो हमेशा ही खुले हैं, बीजेपी के दरवाजे कभी बंद नहीं हुए हैं, लेकिन अभी फिलहाल हमने टेम्परेरी जो है स्क्रूटनिंग हमारी चल रही है, तो लोगों की क्या राय है, बाकी क्या राय हैं, उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन बड़ी गिनती में लोगों को लेके भी आएंगे और सिर्फ पॉलिटिकल लोगों को नहीं लाएंगे। हमने पंजाब में एक पॉलिटिकल लोगों की भी एक लिस्ट बनाई है जो अच्छे लोग हैं। अच्छा। कोई इन्वायरमेंट का काम कर रहा है, कोई अच्छी विमेन एक्टिविस्ट है, कोई अच्छी एनजीओ चला रहे हैं, कोई अच्छे एडवोकेट हैं, कोई अच्छे प्रतिष्ठित डॉक्टर हैं शहर के। हमने ऐसे भी बहुत पॉलिटिकल लोगों की एक लिस्ट बनाई है जिनका अपने एरिया में इम्पैक्ट है, जिनके लोगों के प्रति, लोगों के मन में जिनके प्रति एक रिस्पेक्ट है। हम उनको भी मोटिवेट कर रहे हैं कि आप भी पॉलिटिक्स में आए। एक भारतीय जनता पार्टी पे आरोप ये भी लगा था कि जो अकाली दल से फिर एक दल बना है अभी, ज्ञानी हरप्रीत वाला, इसके पीछे भी भारतीय जनता पार्टी का ही दिमाग है। हमारा दिमाग जो भी है हम बीजेपी में लगाते हैं। ऐसे अकालियों को में दिमाग हमें लगाने की जरूरत नहीं है। उस नए अकाली दल के पीछे एक ही व्यक्ति का दिमाग है, वो है सुखबीर सिंह बादल। उनका जो स्टाइल है पार्टी चलाने का, उनका या उनके परिवार के लोगों का, उस कारण से लोग नाराज हैं, लोग दुखी हैं। आप सारी सत्ता घर में ही रखना चाहते हो, पिताजी मुख्यमंत्री, आप उप मुख्यमंत्री, धर्मपत्नी केंद्रीय मंत्री, धर्मपत्नी का भाई कैबिनेट मंत्री, जीजा कैबिनेट मंत्री। तो ये जो सारी पावर अपने घर में रखने की जो एक मेंटेलिटी है, माइंडसेट है, उससे लोग खुश नहीं रहते हैं। लोगों को लगता है यार ये क्या है। हमने भी बहुत कंट्रीब्यूट किया अकाली दल को खड़ा करने में। अकाली दल बहुत बड़ी पार्टी थी, बिल्कुल, और सबसे पुरानी पार्टी थी, बड़ी पार्टी थी, पंजाब की जिसे कह लें कि फीलिंग्स को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी और सिख पंथ को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी। अब उस पार्टी का सारा जो सत्ता की मलाई अगर आप उसको कह लें वो अपने घर में ले ली, तो लोगों में नाराजगी थी। आप पार्टी को बिजनेस कंपनी की तरह चलाना चाहते हैं, लोगों में नाराजगी है, लोग नहीं मानते हैं इस बात को। बादल साहब जब तक थे लोगों के नेता थे, लोग मान लेते थे। इनको लोग नेता नहीं मानते तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। जब तक वो परिवारवाद के मुंह से बाहर नहीं निकलेंगे, अकाली दल का कोई फ्यूचर नहीं है। नहीं, एक बार फिर हम मान लेते हैं कि अकाली दल के साथ जा रही है भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के अलायंस के लिए, तो वो भी सवाल है कि वो कौन सा अकाली दल होगा, वो सुखबीर बादल वाला अकाली दल होगा या फिर ज्ञानी हरप्रीत वाला। नहीं, और भी अकाली दल है ना पंजाब में, वो पहले के बने, नए नए की बात हाँ, कर रहे हैं हम। 2-3 पहले से चल रहे हैं, अभी 2 ये हो गए तो 5-7 अकाली दल तो पंजाब में चल रहे हैं। अकाली दल के साथ, अकाली दल के साथ ये पहली बार तो हुआ, ये तो इतिहास है अकाली दल जब से शुरू है। लेकिन उस सब के बीच में भी जो बादल साहब वाला अकाली दल था वो एक मेन स्ट्रीम अकाली दल बन गया था, जिसको पंजाब के सिख भी और पंजाब के हिंदू भी मानते थे, उनको नेता मानते थे। लेकिन अब पंजाब के हिंदू तो इनको क्या ही मानते हैं, पंजाब के सिख भी इनको नहीं मानते हैं। अब गांव में जाके पूछ लीजिए, लोग इनसे हेट कर रहे हैं। तो इस कारण से अब इनके साथ अलायंस में जाना कि नहीं जाना, ये सवाल ही भी पैदा नहीं हो रहा है। अभी तो ये है कि अकाली दल का अस्तित्व कितना बचेगा अभी और 6-8 महीने बाद। वो वैक्यूम तो नजर आ रहा है कि जो वैक्यूम का फायदा उठाया था आम आदमी पार्टी ने, अब आम आदमी पार्टी के आने के बाद फिर लोगों में नाराजगी है, क्योंकि जो मुख्य मुद्दे थे वो मसले तो हल नहीं हुए हैं प्रदेश के। ना ही यहाँ से नशा खत्म हुआ है, ना ही यहाँ रोजगार आया है, ना ही कानून व्यवस्था सुधरी है यहाँ पर। तो वो वैक्यूम आप लोगों को नजर आ रहा है, पूरा वैक्यूम है। और जितनी मेरे को समझ है, बहुत सालों से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में बहुत साल रहा हूँ, पंजाब के गांव-गांव, शहर-शहर घुमा हूँ। पंजाब के लोग मन बना के चलते हैं, इमोशनल कम्युनिटी है पंजाबी से। अब आज लोगों को लग रहा होगा कि यार बीजेपी का गांव में उतना मजबूत संगठन नहीं है, ठीक है ना, अभी उतना मजबूत नहीं हुआ, पहले से बहुत मजबूत हो गया। अभी आप देखें ब्लॉक समिति, जिला परिषद की बड़ी गिनती में सीटें हम लड़ रहे हैं। जिला परिषद तो मेरे ख्याल से हम 90% ज्यादा सीटें लड़ रहे हैं। ब्लॉक समिति भी हम 75-80% सीट्स में हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, जितना बाकी पार्टियां कर रही हैं। 100% कैंडिडेट तो किसी की पार्टी के पास भी नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, लेकिन हम कर रहे हैं और अच्छा कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन
उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि संगठन का ढांचा कंपैरेटिवली बेटर हुआ है, लेकिन पंजाबियों की फीलिंग बीजेपी के प्रति बेटर हुई है। आप मुझे बताएं, आम आदमी पार्टी के पास कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर था? नहीं, वो तो वेव थी। वेव थी ना। वो वेव क्यों बनी थी? क्योंकि आप जिनको वोट देके लेकर आए उनसे नाराज हैं आप। काम लोगों का एक एंगोश था 20-25 साल का कि सबको तो हमने ट्राई कर लिया। अकाली और कांग्रेसियों की जो अल्टरनेट सरकारें आ रही थी कि साहब ये दोनों ने पंजाब का कुछ नहीं किया, हम इनको भी ट्राई करके देख लेते हैं, इनको ट्राई कर लेते हैं। तो वो जो एक एंगोश था और एक उनको एक अपॉर्चुनिटी दिखी, वो एंगोश और अपॉर्चुनिटी मिल गई तो एक वेव क्रिएट हो गई। मैं पंजाब में आज वैसी ही वेव बीजेपी के पक्ष में बनती हुई देख रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि बन गई है, मैं नहीं कह रहा हूं कि आज वैसी वेव बन गई है, मैं बनती हुई देख रहा हूं, क्योंकि एंगोश वही का वही और बढ़ गया। पहले तो एंगोश था ट्रेडिशनल पार्टियों के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, अब वो एंगोश और बढ़ गया कि जिनको हम चेंज के नाम पर, रेवोल्यूशन के नाम पर, इंकलाब के नाम पर लाए, भगत सिंह की पगड़ी देख के, वो तो उनसे भी बड़े चोर निकले, वो तो उनसे भी बड़े ठग निकले, धोखेबाज निकले, फ्रॉड निकले, जो भी विशेषण पंजाब के लोग आप जाएंगे तो आपको बहुत सुनाएंगे वो। तो आप करें क्या? तो अब उनको लग रहा है कि यार लाइट कहां है, सब तरफ तो डार्कनेस है। तो उनको लाइट दिख रही है नरेंद्र मोदी के रूप में। यार एक आदमी है जिसने गुजरात को बदल दिया है, एक आदमी है जो पूरे देश को बदलने में लगा है, देश बदल रहा है। एक पार्टी है जिसने यूपी ठीक कर दी, एक पार्टी है जो हरियाणा को कहां ले गई, मध्य प्रदेश को कहां ले जा रही है। तो हमको क्यों नहीं उसको ट्राई करना चाहिए? भाई एक डॉक्टर है, बहुत प्रतिष्ठा हो रही है उसकी, जो पेशेंट जाता है ठीक होके आ जाता है, जिस स्टेट में जाते हैं उसको ठीक कर देते हैं। असम में गए, असम ठीक कर दिया, और जिस स्टेट में जाते हैं लोग वापस आने नहीं देते थे। 20-20 साल से सरकारें चल रही हैं, तो हम क्यों नहीं जाएं उस डॉक्टर के पास? हमारा तो मर्ज बहुत गंभीर हो गया है। तो ये जो एक बात गांव में चली हुई है, अब देखेंगे यही बात धीरे धीरे वेव में बदलेगी। और उन सीटों पर भी, अपने तरन तारण का जिक्र किया, तरन तारण में बीजेपी, अगर पंजाब में कोई 5-7 सीटें जहां बीजेपी सबसे कमजोर, उनमें एक तरन तारण पंथक सीट है, इसलिए हमें कोई वहां उम्मीद नहीं थी, फिर भी हमें 7,000 वोट मिले। लेकिन मैं आपको क्या, अब जब ये बात ऐसी चलती है तो उन सीटों पे भी जहां बीजेपी कंपैरेटिवली कमजोर है, या हम संगठन के ढांचे के आधार से सरकार शायद सीट जीतने की स्थिति में नहीं होंगे, वहां भी बीजेपी जीत के आ जाएगी। लोग कहेंगे यार एक मौका देना है तो भी ठीक से दो ना, आम आदमी को दिया तो ठीक से दिया ना। नहीं, संगठन के नाम पे अब अंदर खाते ये बातें हैं कि बीजेपी से ज्यादा आरएसएस के लोग एक्टिव हैं यहाँ पर। वो जमीन जो तैयार की जा रही है वो आरएसएस की तरफ से तैयार की जा रही है, और बहुत बड़े लेवल पर और बहुत गर्मजोशी के साथ आरएसएस के लोग लगे हुए हैं। और क्योंकि आप आरएसएस के बहुत नजदीकी हैं, तो आप इस बात को ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे कि क्या भूमिका में इस वक्त आरएसएस। देखो, ये सब मीडिया की बातें रहती हैं कि आरएसएस बहुत जमीन बना रहे। आरएसएस कोई पॉलिटिकल काम नहीं करती है, आप इस बात को समझ लो। आरएसएस का ये काम ही नहीं है वो किसी पार्टी के लिए पॉलिटिकल ग्राउंड बनाए। आरएसएस एक बड़े मिशन पे काम कर रही है। आरएसएस एक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो दो ही काम करती है, शाखा लगा के व्यक्ति के अच्छे गुण खड़े करती है। बंदा जो उसकी शाखा में, गुणों में तो ये गुण भी आता है कि आपकी जो शाखा में जाता है वो देश के प्रति प्रेम करे, अपने महापुरुषों के प्रति प्रेम करे, सच्चाई के रास्ते पे चले, जो काम कर रहा है उसको ईमानदारी से करे, मानवता की सेवा के लिए करे, गरीबों, ऐसी अच्छी बातें वो गुण विकास करते हैं और एक इस तरह का एक सिस्टम खड़ा करते हैं। तो आरएसएस का काम अलग तरह से और वो चलता रहता है उसका। हाँ, वो ठीक है कि बहुत बड़ा वर्ग है आरएसएस का, जो क्योंकि विचार बीजेपी और आरएसएस, बहुत सारी बातें बीजेपी और आरएसएस एक ही विचार की हैं, तो इसलिए वो बीजेपी को वोट भी देते हैं। लेकिन जो पॉलिटिकल ग्राउंड बनाने का काम है वो बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और गांव में जाकर के हमारी समितियां, हमारी जो बूथ की कमेटियां बन रही हैं, अभी हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हमारी गांव में जाके कैंपेन हो रही है। हमने पहले एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च की, सरकार डर गई उससे। हमने मोदी जी की स्कीमों को लेकर के गांव में कैंप लगाने शुरू किए, तो इतना सफल और इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला कि सरकार डर गई और सारी पुलिस उसने हमें रोकने में लगा दी। खैर, हमने भी टकराव से बचा, लेकिन हमारा वो काम, हम उसको नए रूप से आगे लेके जाएंगे फिर में। तो वो पॉलिटिकल ग्राउंड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल ग्राउंड बन रही है।
सो बीजेपी बहुत ताकतवर होकर के अपनी पॉलिटिकल ग्राउंड बनाने आम आदमी पार्टी पे सभी विरोधी दल एक और आरोप लगाते हैं कि वो अपनी सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करते हैं, लोगों को दबाने, नेताओं को दबाने, डराने में। विक्रमजीत मजीठिया का एग्जाम्पल हो, या फिर अभी जो पंचायत चुनाव है समिति के, जिला परिषद के, वहां पर वो जगह पर नॉमिनेशन नहीं फाइल होने दिया। तरन तारण में भी ऐसे ऐसे आरोप लगे कि सरकार दबा रही है यहाँ की आवाज को, यहाँ के नेताओं को, किसी पर FIR डलवा दी, किसी पर रेड डलवा दी। ये सच है? सच है ना, बिल्कुल सच है। देखिए मनीष सिसोदिया ने तो खुल के ही कहा, कोई इसमें छुपाने की बात ही नहीं है। उन्होंने अपने सारे एक्टिविस्टों की मीटिंग में सीएम की और अमन अरोड़ा जो उनके प्रेसिडेंट, उसकी प्रेजेंस में कहा कि साहब हमको ये चुनाव जीतना है, साम दाम दंड भेद लड़ाई झगड़ा मार पीट जो करना पड़े करो, झूठ फरेब जो करना पड़े करो, हमको ये चुनाव। तरन तारण की नहीं, पंजाब के चुनावों की मीटिंग थी। वो तरन तारण चुनाव से 2 महीने पहले की बात है। पूरे पंजाब के उनके जो वॉलंटियर्स आए हुए थे, शायद सोशल मीडिया वाले, उनको संबोधन करते हुए उनको शायद पता नहीं होगा कि ये कोई इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है या कल को ये चली जाएगी बाहर, तो उन्होंने कहा जो करना पड़ेगा करेंगे, हर हालत में सत्ता में आएंगे। तो ये जो माइंडसेट है उसी का कारण है कि कागज भरने नहीं दे रहे उम्मीदवारों को। मतलब कभी ऐसे भी होता है कि आप कागज ही फाइल ना करने दो, कागज रद्द कर दो बिना बात के। जिन्होंने कागज भर दिए एक्सेप्ट हो गए, उनके घर पुलिस भेज दो कि साहब आप प्रचार नहीं करोगे। तो ये जो एक जिसे कहते हैं कि भाई डराने की जो एक पॉलिटिक्स है आम आदमी पार्टी की, वो बहुत गलत फहमी में है। अब केजरीवाल से सोचिए तो पंजाब को नहीं समझते, वो कर सकते हैं। भगवंत मान तो समझता है, वो क्यों इस तरह की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है मुझे पंजाबी हर एक चीज बर्दाश्त कर लेते हैं। पंजाबी ये अहंकार बर्दाश्त नहीं करते। पंजाब में हम कहते हैं धौंच किला कढ़ना, तो ये जिन्होंने धौंच किला पा लिया ना अपनी, किसी यार ठोक देंगे, ये नहीं पंजाबी बर्दाश्त करता। वो तो और कुछ भले ही आपकी 4 गलतियां माफ कर दे। सबसे ज्यादा पंजाबियों को गुस्सा ऐसी बात का है कि आप पंजाबियों को दबाना चाहते हो बाहर के लोग आकर के, तो वो इनका तो बहुत बुरा आचरण है। भगवंत मान से कोई नाराजगी नहीं लोगों में? नहीं, भगवंत मान से तो सबसे बड़ी नाराजगी यही है कि भगवंत मान ने घुटने टेके हुए हैं। देखो पंजाब के लोगों ने आज कोई कुछ भी कहे, आम आदमी पार्टी को वोट दिया और भगवंत मान के चेहरे को भी वोट दिया था। अब फिर से सर्वे करवा रहे हैं भगवंत मान के मुख्यमंत्री के रूप में, मैं वही कह रहा हूं ना, कितना नंबर देते हो? लेकिन अब लोग जब देखते हैं कि हमारा चुना हुआ मुख्यमंत्री कार की खिड़की में लटका हुआ है केजरीवाल की, तो क्या पंजाब की प्रतिष्ठा बचती है? बेचारा हेलीकॉप्टर में उसके पीछे पीछे घूम रहा है। पंजाब में ऑफिसरों की मीटिंग चल रही होती है और पीछे खड़ा होता है केजरीवाल, अफसरों से ब्रीफिंग ले रहा होता है। सभी मिनिस्ट्रियों में आकर के लोग बैठ गए हैं केजरीवाल के। सारी अपॉइंटमेंट्स पॉलिटिकल जो हैं वो दिल्ली के इशारों पर हो रही हैं। तो पंजाब के लोगों को तो इस बात से बहुत चिढ़ हो गई है, भगवंत मान से भी चिढ़ हो गई है कि उसने पंजाब का सिर नीचा कर दिया है, उसने पंजाब को दिल्ली वालों के आगे झुका दिया है। एक नवजोत कौर सिद्धू की स्टेटमेंट अभी आई, आपने भी सुनी होगी, पढ़ी भी होगी, अखबारों में बहुत सुर्खियों में रही। वो कह रहे थे कि 500 करोड़ की अटैची चाहिए मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस में, वो हमारे पास है नहीं, और सीएम फेस अगर हमें बताएंगे तो नवजोत सिंह सिद्धू एक्टिव हो जाएंगे। फिर सुनील जाखड़ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए, उन्होंने भी कहा कि हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है। सच ही है, सबको पता है, इसमें क्या है। कांग्रेस में टिकटें बिकती हैं, मुख्यमंत्री के पद बिकते हैं, प्रधान के पद बिकते हैं, MP MLA की टिकटें बिकती हैं, राज्यसभा की टिकटें बिकती हैं, तो ओपन सीक्रेट है, ये तो पूरा सबको पता है, ये कोई है ही नहीं। जिसके पास पैसे हैं वो जाता है, रेट फिक्स है, इतने करोड़ दो भैया टिकट ले जाओ। तो उन्होंने कुछ गलत थोड़ा ही कहा, जो कहा ठीक ही कहा। ये बात कांग्रेस मुकाबला किससे देखते हैं? कांग्रेस से मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का 2027 में, आम आदमी पार्टी से मुकाबला है, अकाली दल से मुकाबला, किसके साथ फाइट है आपकी? हमारी फाइट दुष्प्रचार से है, जो ये सारी पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ करती हैं कि साहब जो नैरेटिव सेट किया, जो नैरेटिव इन्होंने सेट किया हुआ है कि बीजेपी एंटी पंजाब है, बीजेपी एंटी सिख है। ये जो एक नैरेटिव इन्होंने पिछले 30-35 साल से झूठ बोल बोल के अभी भी लगे रहते हैं, सब कुछ सारा काम धंधा छोड़ के इस काम में लग जाते हैं जब भी कोई बात आती है। हमारा मुकाबला सिर्फ इस झूठे नैरेटिव के खिलाफ है, और हम अपने कामों से, जो मोदी जी ने 11 साल में पंजाब के लिए किया, सिखों के लिए किया, उन कामों के आधार पे, और हमारा जो गुड गवर्नेंस का कमिटमेंट है, हमारा जो गुड गवर्नेंस का रिकॉर्ड है देश भर का, उसके दम पर हम इस झूठे नैरेटिव को तोड़ेंगे। लेकिन सुभाष जी, पंजाब बिल्कुल अलग चलता है देश दुनिया से, ये आप भी मानते हैं। जब किसान आंदोलन हुआ उसके बाद हरियाणा में चुनाव हुए तो वहां तो बीजेपी की सरकार आती है,
लेकिन पंजाब में वैसा साथ नहीं मिला, अकाली दल तक को साथ नहीं मिला जो लोगों किसानों के साथ थे, कांग्रेस को भी नहीं, कांग्रेस क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह खुलकर सामने आ गए थे। ये ऐसा क्यों है? अगर ऐसा है तो फिर आप किस आत्मविश्वास में कह रहे हैं कि बीजेपी को मिलेगा साथ, इस बार बीजेपी मजबूत होगी? मैंने आपको बताया पहले भी कि पंजाब के लोग इमोशनल लोग हैं। किसान आंदोलन के बाद जो चुनाव हुआ, लोग पहले से ही दुखी थे इन सब ककालियों से और कांग्रेसियों से। किसान आंदोलन एक हीट जनरेट कर दी थी, आपने एक अपॉर्चुनिटी दिखाई तो वो सारा उस तरफ चल पड़ा था। आज पंजाब के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि हमने बिना बात के केंद्र के खिलाफ खड़े हो के हमने पंजाब का नुकसान किया है। नहीं, अभी भी जितने इंसिडेंट आप देखेंगे, अभी भी पंजाब के लोगों को यही लगता है कि बीजेपी उनके अगेंस्ट है। अब पीयू सीनेट का मामला आप देख लीजिए, जब बुलेटिन 240 आर्टिकल को लेकर सूचना बाहर आती है तब भी लोगों में गुस्सा था। आप लोग भाप गए तो उस समय रहते हो, उसके ऊपर सफाई भी गृह मंत्रालय की तरफ से आ गई थी। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि जब बाढ़ आई पंजाब में इस बार, जो तबाही मची, उस वक्त एक बड़ा चांस था बीजेपी के पास, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास, कि उस नैरेटिव को डेंट किया जाए। वो खत्म होगा नहीं होगा वो अलग बात है, कम से कम एक मैसेज दिया जाए कि हम खड़े हैं पंजाब के साथ। उस वक्त भी प्रधानमंत्री की तरफ से कोई ट्वीट नहीं हुआ, सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट, कोई वीडियो नहीं आई, और जब वो दौरे के लिए आते हैं तो लोगों को जितनी उम्मीदें थी, स्पेशली सरकार की तरफ से भी, वहां पर मंत्री थे कि इतना हमें मुआवजा दिया जाए, इतने पैसे दिए जाए, तो लोगों में नाराजगी की। सरकार ने तब किया, तब भी लोगों में नाराजगी थी। देखिए क्या है, पंजाब ना दो हिस्सों में आप पंजाब को देख रहे हैं। जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एक सेगमेंट है जिसमें सोशल मीडिया के लोग हैं, मीडिया के लोग, पॉलिटिकल पार्टी की स्टेटमेंट, तो आपको लगता है कि साहब पीएम साहब आए तो लोगों में नाराजगी थी। मैं तो जितने गांव में गया, गांव में गया हूं, मैं लगभग 100 गांव में गया हूं बाढ़ पीड़ित, अब खुद चल करके। किसी एक गांव में मुझे लोगों ने नहीं कहा कि साहब हमें प्रधानमंत्री जी से कोई या बीजेपी से कोई नाराजगी है। अच्छा। सबके सब इस बात से कन्विंस थे कि यार प्रधानमंत्री ने तो कोई कमी नहीं की हुई है, 12,000 करोड़ रुपया दिया हुआ है, पंजाब की सरकार हमें दे नहीं रही है। और सबके सबने एक मत में हमें भी कहा, जो केंद्रीय मंत्री आए उनको भी कहा, और स्वयं प्रधानमंत्री को कहा कि साहब पैसा इनको मत देके जाइएगा। अच्छा। आप आज चले जाए इंटरव्यू करने बाढ़ पीड़ितों के लोगों के परिवारों में, वो आपको कहेंगे कि साहब पैसा मोदी ने तो भेजा, इन्होंने आगे नहीं दिया। देखिए, आप सच्चाई को बहुत देर नहीं झूठ से दबा सकते, आप झूठे नैरेटिव से सच को बहुत देर नहीं छुपा सकते। एक एक गांव के बच्चे को बताया कि 12,000 करोड़ रुपए का फंड इनके पास पड़ा था, ये खर्च नहीं कर पाए, पूरा इनका सिस्टम कोलैप्स हो गया। मुझे बताएं, जिस गांव के लोगों को एनडीआरएफ की टीमों ने जाके बचाया, सेना के लोगों ने जाके किश्तियों से भर भर के उनको बचाया, उनको आप ये झूठ पढ़ा सकते हैं कि मोदी साहब ने तो आपका ध्यान नहीं रखा जी? उनको तो पता है ये सेना, ये एनडीआरएफ कौन भेज रहा है। हाँ, पंजाब की तो कोई टीम नहीं थी। ये पंजाब के लोग अपने लोगों के लिए खड़े हो गए थे। लोग खड़े हुए ना, सरकार कहां थी? सरकार कहां थी? हॉस्पिटल में थी, प्रधान मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल। सरकार ही पूरी आईसीयू में थी, सरकार तो कहीं थी नहीं। डीसी पानी की बोतलें बांट के रीले बना रहे थे और बड़ा अपने आप को क्रेडिट लेते, बहुत सेवा कर रहे हैं साहब। अरे साहब, आपका काम बोतलें बांटना नहीं था ना, आपका काम था बाढ़ आने से पहले दुस्सी बांधों की रिपेयर करनी, ठीक से डीसिल्टिंग करवानी। आपने वो तो किया नहीं, और आप अब नंगे पांव 4 पानी की बोतलें बांट के और आपने पीआर शुरू कर दी कि साहब बहुत काम कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं। आपको इस काम के लिए थोड़ा डीसी बनाया था। आपको लगता है जो बीबीएमबी का विवाद हुआ था हरियाणा के साथ, वहां पर मुख्यमंत्री मान का जो अड़ियल रवैया था, उसकी वजह से भी इतना नुकसान उठाना पड़ा बाद में? देखिए, मान साहब की प्रॉब्लम क्या है कि मान साहब सिर्फ पीआर एक्सरसाइज कर, उनको दिखना चाहिए कि कहां पब्लिसिटी मिल सकती है। उनको लगा बीबीएमबी का इशू आया, वहां लेके पुलिस पहुंच गई, उसका रिजल्ट क्या हो जो बताइए? उस पूरी एक्सरसाइज में से निकला क्या? उसमें से निकला ये कि जब हमें जरूरत थी पानी को डिस्चार्ज करने की, हमने की नहीं, वो हमारे बांध भर गए और वो उसी पानी ने हमारा नुकसान कर दिया। उसका फायदा ये, हमें क्या फायदा हुआ मुझे बताएं? आज से ये सब हो गई वहां पे। इसलिए मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की तरह बिहेव करना चाहिए। मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि सिर्फ वो आप अपोजिशन के लीडर नहीं है। जो केजरीवाल ब्रांड पॉलिटिक्स है कि सिर्फ दोष लगाते रहो, सिर्फ आरोप लगाते रहो, मुख्यमंत्री आप खुद हो, आप डिलीवर करो ना, तो ये लोग एक लिमिट के बाद लोग कहते हैं यार क्या ड्रामेबाजी है। पंजाब के लोग भी समझ गए कि सिर्फ ड्रामा करते हैं। अभी अनंतपुर साहब में कितना ड्रामा किया, ऐतिहासिक सेशन कर रहे हैं जी। क्या किया ऐतिहासिक सेशन आपने? वहां आपने गुरु महाराज की किसी मर्यादा का पालन नहीं किया।
वहां आपने किसी तरह की कोई मतलब गुरु साहब के जीवन के बारे में कोई चर्चा नहीं की, सब पॉलिटिकल स्पीचें की। ना आपने अनंतपुर साहब को कुछ दिया, ना आपने पंजाब को कुछ दिया, ना आपने कोई अनाउंसमेंट की। तो आपने क्या किया उसमें? सिर्फ एक पीआर एक्सरसाइज कर लिया आपने। कितनी देर चलेगी? नहीं चलेगी। अब मैं फिर से आना चाहती हूँ बीजेपी आलाकमान और पंजाब बीजेपी के ऊपर। अब सीनेट के मामले में आर्टिकल 240 के बाद ऐसा लगा कि शायद आलाकमान थोड़ा थोड़ा समझने लगा, राय मशवरा होने लगा है, क्योंकि एसवाईएल को लेकर एक बड़ा फैसला वहां से आया कि एसवाईएल का जो मुद्दा है, केंद्र इसमें कोई मीडिएटर नहीं बनेगा, दोनों स्टेट आपस में बैठ के इसका हल निकाल लें। दूसरा, हरियाणा की नई विधानसभा का भवन जो बनना था उसको लेकर भी वहां से साफ कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, नामंजूर कर दिया पहले जिसको मंजूरी दी गई। ये दोनों फैसले, मुझे मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है, मेरी अपनी समझ ये है कि ये 2027 जो पंजाब में विधानसभा चुनाव उसके मद्देनजर लिए गए कि पंजाब को छेड़ना नहीं। अब वे बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं और पंजाब के लोग इनको बहुत इमोशनली देखते हैं, और आप लोग भी देखते होंगे। बीजेपी पंजाब ने हमेशा केंद्र को ये बात बताई है, और हमने पिछले दिनों में लगातार जितनी बार भी हम मिले हैं, हमने उनको ये बात कन्वे की, पंजाब की फीलिंग्स, कि पंजाब के साथ बहुत लंबा इनजस्टिस हुआ है। हाँ। तो पंजाब के लोग चाहते हैं कि अब बीजेपी सत्ता में है तो जो इनजस्टिस हुआ है उसको रिवर्स किया जाए, उसको ठीक किया जाए, वो जो गलतियां हुई उनको सुधारा जाए। तो हमको गलतियों को सुधारने की ओर आगे बढ़ना है, ना कि उन गलतियों को पक्का करना या उनकी दिशा में ही आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, ये ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं, वो उनको ना तो समझ होती है। तो हमने अपने जो सरकार के लोग हैं, जो पॉलिटिकल लोग हैं, हमने उनको ये बताया कि ये सारे इश्यूज हैं, इन इश्यूज पर हमको पंजाब की भावनाओं के अनुरूप काम करना है। जब ये विधानसभा की जमीन देने का मामला आया तो अब देखिए कितनी नालायकी है हमारे पंजाब के मुख्यमंत्री की, कि जैसे ही नॉर्थ जोन काउंसिल में ये मीटिंग में बात आई, हरियाणा ने अपना विषय रखा। अब स्वाभाविक है कि देश के जो गृह मंत्री हैं उनको लगेगा कि एक यूटी है, दोनों स्टेट्स की विधानसभा है, एक स्टेट अगर विधानसभा के लिए अलग जमीन मांग रही है तो हमारे सीएम को क्या कहना चाहिए था वहां कि नहीं साहब, पंजाब का हक है चंडीगढ़ पे, इनको जमीन ना दो। उन्होंने क्या मांगा कि साहब इनको जमीन दे रहे हो, हमें भी दे दो। ऑफिशियल स्टेटमेंट है भगवंत मान जी का, चिट्ठी लिखी उन्होंने कि साहब इनको दे रहे हो हमें भी दे दो। तो इसका मतलब इनको दे रहे हो, ठीक है, हमें भी दे दो। ये क्या तरीका हुआ? तो ये बात सीएम को उस समय कहनी चाहिए थी, नहीं कही, इसलिए वो प्रपोजल अटक गया। अब हमने ये बात जब क्लियरली बताई कि साहब स्टेटस को आप मत तोड़िए, हरियाणा को जमीन मत ये भी आप लोगों ने समझाया होगा कि देखिए ये मुद्दे हरियाणा में भी मुद्दे हैं, लेकिन इतना हाइपर होकर वहां पर लोग रिएक्ट नहीं करते। पंजाब में बिल्कुल इसके उलट होता है, क्योंकि मैं हरियाणा से हूं तो हम लोगों के लिए वो मुद्दे हैं, लेकिन मैंने इतने सेंसिटिविटी नहीं देखी हरियाणा में। और सही सी बात है कि चुनाव तो पंजाब में होने, तो बीजेपी इतना तो जानती है राजनीति। नहीं, चुनाव की बात नहीं है। देखिए, मैं आज भी ये मानता हूं कि ये जो चंडीगढ़ वाला इशू है, इसको अननेसेसरी कांग्रेस ने इशू बना दिया था। ये कोई इशू था ही नहीं। हरियाणा को अलग राजधानी बनाने के लिए हरियाणा भी तैयार था, पैसे देने थे, अलग राजधानी बन जानी थी, जानबूझकर लटकाया इसको। और अब लेकिन ये इशू बन गया है, अब इसमें यूटी के लोग भी इन्वॉल्व हो गए हैं। लेकिन अभी भी मुझे लगता है कि इसका एक स्थायी समाधान होना चाहिए, और ताकि किसी भी तरह की अभी क्या है कि बहुत सारी ताकतें लगी रहती हैं जो देश को कमजोर करना चाहते हैं, तो हमको ऐसी ताकतों को मौका नहीं देना है। बहुत सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर लगता है हमारा पाकिस्तान के साथ। और अभी जो ऑपरेशन सिंदूर वाला जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो बहुत टेंस्ड माहौल था, और ये बहुत बड़ा मुद्दा भी है। पता नहीं पंजाब में इसको किस तरह से लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सरकार का होना बहुत ज़रूरी है, सेंटर के साथ तालमेल होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब तक पंजाब में ऐसी सरकार नहीं बनेगी जो केंद्र के साथ कदम से कदम मिला के चले, पंजाब की समस्याओं का हल नहीं होगा। ना पंजाब को कर्जे से मुक्ति मिलेगी, ना लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो सकता है, ना हमारे बॉर्डर सुरक्षित हो सकते हैं, ना ड्रग्स पे कंट्रोल हो सकता है। ये सब बातें आज पंजाब के लोगों के मन में हैं, और वो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बीजेपी के पक्ष में एक माहौल बनता दिख रहा है मुझे। एक हरियाणा से रिलेटेड सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी बहुत एक्टिव हैं। उससे पहले हमने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी उनको वैसे एक्टिव देखा, और वहां पर रिजल्ट भी आए, है ना? तो क्या उसी फॉर्मेट को यहाँ पर अब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उस फेस को यहाँ किया जा रहा है एज ए रोल मॉडल की देखिए ये चेहरा है, और कैसे पंजाब के हरियाणा साथ लगते हैं, बहुत सारे मुद्दे उनके साझे भी हैं, उसके बावजूद एक रोल मॉडल की तरह नायब सिंह सैनी को पेश किया जा रहा है? निश्चित रूप से नायब सैनी बहुत सफल मुख्यमंत्री हैं,
और पंजाब में भी उनका बहुत प्रभाव है। उनकी बहुत डिमांड भी है। एक तो बड़े हंसमुख चेहरा है उनका, पगड़ी पगड़ी बांध के बढ़िया पंजाबी लगते हैं, वो अच्छी पंजाबी बोल लेते हैं। दूसरा जो काम कर रहे हैं, देखिए जिस प्रकार हरियाणा किसानों में काम कर रहा है, जिस प्रकार हरियाणा की सरकार 18 से ज्यादा फसलों पर एमएसपी दे रही है। अभी उन्होंने लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपया डालने की शुरुआत कर दी। लेकिन आप तो फ्री बीज के खिलाफ हैं। ये सारे नहीं, देखिए ये जो एमएसपी देना ये तो फ्री बीज नहीं है, ये तो किसान का अधिकार है कि उसको उसकी फसल का एमएसपी मिला। लाडो लक्ष्मी योजना भी देखिए, फ्री बीज भी 2-3 तरह की होती हैं। अगर हम जरूरतमंद लोगों को कुछ सहायता करते हैं, हम सब जगह कर रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश में की, अभी बिहार में हमने हर महिला को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया उसके खाते में दिए। ठीक चुनाव के वक्त मास्टर स्ट्रोक ये भी कि आचार संहिता लगने के बाद भी खातों में पैसा आ रहा है। नहीं कोई ऐसा, वो तो देखिए एक बार जब योजना शुरू हो जाती है तो वो तो अपने अकाउंट में डाल दिए तो प्रोसेस में डिले होता है, वो कुछ नहीं है। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं, देश की गरीब महिला को जो बेचारी कर्जा लेकर के 1,000, 5, 10,000 का भी उसको अगर कोई छोटा काम करना है तो उसके लिए कितने भारी इंटरेस्ट पे वो कर्जा लेती है। अगर हम उसको कहते हैं कि भाई 10,000 रुपया तेरे खाते में दे दिया, कोई इसके तुम्हें कर्जा नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, अपना काम शुरू करो, कितनी बड़ी महिलाओं की स्ट्रेंथ है ना, कितनी बड़ी वीमेन। मैं यहाँ पे ये कहना फ्री भी नहीं है, वो वीमेन इंपावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ी योजना है। मुझे ये लगता है कि बीजेपी जानती है कि अब लोहा गर्म है, अब हथौड़ा मार देना चाहिए। क्या पंजाब के लिए वैसा कुछ रख के सोचा हुआ है कि अब हम ये कर देते हैं अनाउंसमेंट? बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी के नाते हमको किस तरह से हम लोगों के बीच में जाएं, कौन से मुद्दे रखें कि लोग हमारी बात सुने, हमारी सरकार बनाए, वो सब पार्टियों को अधिकार है। पंजाब के लिए भी कुछ अभी सोचा हुआ? बहुत कुछ सोचा हुआ है पंजाब के लिए हमने, और समय आने पर उसकी घोषणा भी करेंगे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो काम हरियाणा में हो रहा है, जो काम दिल्ली में हो रहा है, देश का काम का एक प्रभाव तो है ही है मोदी जी का, वो तो एक इंपैक्ट परमानेंट है, हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। लेकिन इन 2 स्टेटों में और खासकर योगी जी जो यूपी में कर रहे हैं, इन 3 स्टेटों का बहुत बड़ा प्रभाव पंजाब के गांव में जा रहा है। हम एंडिंग की तरफ जा रहे हैं तो एक दो सवाल मेरा है, स्पेशली एक सवाल इस तरीके से भी कि पंजाब में अब बीजेपी का जो रोड मैप है, आपने वो समझाया कि हम किस तरीके से पंजाब में बीजेपी को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन एक बहुत गंभीर आरोप लगते हैं कांग्रेस के लोगों के ऊपर लगाते हैं कि कांग्रेस के अंदर एक स्लीपर सेल है बीजेपी का। आपने पहले कहा कि बहुत सारे लोग आपके संपर्क में भी आना भी चाहते हैं, स्लीपर सेल है, बीजेपी के लोग हैं, वो कांग्रेस के नहीं। कांग्रेस में बैठे जरूर लेकिन काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं, और आने वाले वक्त में हो सकता है कि मैं इसमें एक लाइटर मोड पे बात कहूं कि बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा काम अगर कांग्रेस में कोई करता है तो हमारे माननीय राहुल गांधी जी करते हैं। वो ऐसे ऐसे बयान देते हैं, ऐसी ऐसी एक्टिविटीज करते हैं कि लोग सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि यार इनको कैसे ही वोट देंगे हम। वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कांग्रेस के लोग कि वो मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध करने लग जाते हैं। वो मोदी का विरोध करते करते कुंभ का विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो मोदी का विरोध करते करते राम का विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो मोदी का विरोध करते करते हिंदू धर्म का विरोध करना, सनातन का विरोध करना, सनातन की परंपराओं का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो जैसे जैसे ये करते जाते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि बीजेपी उनको कोई स्ट्रेटेजी के तहत कहते हैं कि ये सब बोलो। वो अभी कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, कांग्रेस अभी अल्ट्रा लेफ्ट एडवाइजर्स के चक्कर में फंसी हुई है। राहुल गांधी की जो कोटरी है वो सब जेएनयू ब्रांड कोटरी है, जो अल्ट्रा लेफ्ट थे। देश में लेफ्ट आंदोलन, वामपंथ और संघ और बीजेपी एक साथ शुरू हुए थे। आज वामपंथ देश में से कहां है? बंगाल से खत्म हो गए, केरला में बचे हैं, लेकिन वो सारे अब कांग्रेस के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए हैं। तो जैसे उन्होंने वामपंथ को डुबोया था, भारत की आत्मा, आप समझ लीजिए, भारत की आत्मा अध्यात्म है, धर्म है। भारत के लोग इसको मां मानते हैं, देश को। भारत के लोगों की आस्था है अभी। आप उस आस्था के खिलाफ रोज बोलोगे, आप उस आस्था का रोज मजाक उड़ाओगे। अब मुझे बताएं, आपने कब राहुल गांधी को दिवाली मनाते हुए देखा है? उसकी कोई पिक्चर देखी है? दिवाली तो मनाते ही हैं। कभी पिक्चर देखी आपने उसकी सोशल मीडिया पे? कोई आप सर्च करिएगा आज जाकर। जरूरी नहीं है कि वो दिवाली मनाए। सुनिए ना, नहीं ऐसा नहीं होता ना। आप हर चीज की तो फोटो डालते हैं। आप जलेबी बना रहे हैं उसकी फोटो डालते हैं, आप पकौड़े बना रहे हैं उसकी फोटो डालते हैं, आप कली रंग रोगन करने की फोटो डालते हैं। आप दिवाली मनाने की फोटो क्यों नहीं डालते? आप डालते हैं कि नहीं दिवाली मनाने की फोटो? क्यों नहीं डालते हैं? बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, वो तो व्हाइट हाउस में भी दीपावली मनाते हैं, दिया जलाते हैं कि नहीं जलाते? हर साल देखेंगे आप,
हर साल अमेरिका के प्रेसिडेंट हाउस में एक फेस्टिवल होता है दीपावली का। प्रेसिडेंट दीपावली का दिया जलाता है, डिनर होता है। आपने कभी सुना है कांग्रेस का राहुल गांधी ने कभी दीपावली पे कोई डिनर दिया हो, कोई लंच दिया हो? आपने कब आखिरी टाइम प्रियंका गांधी को राहुल गांधी के राखी बांधते देखा है? फोटो देखी हो? ये तो उनका पर्सनल डिसीजन नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों कह रहा हूं ये सब बातें? ऐसा नहीं होता है। देखिए क्या होता है, जब आप देश की जो मेन स्ट्रीम है, जब उसके प्रति आप आस्था नहीं रखते हैं, जब आप उसके खिलाफ बोलते हैं, तो फिर लोग आपको क्यों वोट देंगे? लोगों को लगता है यार आप तो मजाक बनाते हैं हमारा, आप तो मोक करते हैं हमें। ये बिहार में जो दुर्गति हुई है ना, इसके पीछे बड़ा फैक्टर और भी था। आपने महिलाओं वाला तो कह दिया, एक दूसरा बड़ा फैक्टर किसी को नहीं दिखा। जो छठ पूजा का मजाक राहुल गांधी ने उड़ाया चुनाव से थोड़े दिन पहले, अपने कांग्रेस वर्करों के साथ मीटिंग में और सोशल मीडिया पे डाला, बिहार के लोगों को लगा यार कैसा पागल आदमी है। जिस पर्व के बारे में हर बिहारी के मन में इतनी आस्था है कि वो हजारों किलोमीटर का सफर करके गरीब से गरीब आदमी भी तो जाता है। बीजेपी इतने लंबे टाइम से अब सत्ता में बैठी है, बीजेपी कहां दी? क्योंकि बीजेपी ने वो नब्ज आम जनता की पकड़ ली है अब। तो इसलिए आपको लोकतंत्र में लोगों की भावनाओं की रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन सुभाष जी, लोगों की आस्था की रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपने पंजाब कांग्रेस की आप नहीं करेंगे तो लोग आपको नहीं मानेंगे। पंजाब कांग्रेस के स्लीपर सेल की बात छोड़ दी आपने। पंजाब कांग्रेस में, अच्छा पंजाब कांग्रेस नहीं, ऐसे कोई स्लीपर सेल तो नहीं है, लेकिन पंजाब की कांग्रेस में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस की प्रेजेंट लीडरशिप से खुश नहीं है। पंजाब की आप देखेंगे कांग्रेस की हालत इस समय जो है, आपने लुधियाना में इलेक्शन, बाई इलेक्शन में उनका हाल देख लिया। आचू जैसा बड़ा नेता, उसकी क्या हालत हुई है। आपने तरन तारण में उनकी हालत देखी। उसके पीछे कारण है कि जितने 10-12 नेता हैं सब मुख्यमंत्री हैं, वो अपने आप को मुख्यमंत्री समझ के बैठे हैं अभी भी, और इसलिए एक दूसरे को लड़ने में, एक दूसरे के मारकाट करने में लगे हैं। और उनमें से बहुत सारे ऐसे लोगों को लगता है कि कांग्रेस हमारी बात नहीं सुन रही है। तो ऐसे सब लोग भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी सुनेगी उनकी बात? क्यों नहीं सुनेगी? उनमें से जो अच्छे लोग हैं जो बीजेपी में आएंगे उनकी बात जरूर सुनेंगे। क्यों नहीं सुनी रहे हैं? बिट्टू जी मंत्री हैं, जाखड़ साहब अध्यक्ष हैं। उनकी तो लॉटरी, मैं तो जैकपॉट लगा। जाखड़ साहब अध्यक्ष हैं, महारानी प्रणीत कौर जी को लोकसभा की टिकट मिली है, अरविंद खन्ना जी को लोकसभा की टिकट मिली है, राणा गुरमीत सोढी जी को लोकसभा की टिकट मिली है। तो इसलिए पार्टी सुन रही है, सबको स्पेस भी दे रही है, आगे भी स्पेस देगी। केवल ढिल्लों जी लड़े हैं, मनप्रीत बादल जी अभी बाई इलेक्शन लड़े हैं, तो हमने सब नेताओं को स्पेस दी है, आगे भी देंगे। तो इसीलिए कांग्रेस के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जिसको लग रहा है कि कांग्रेस सत्ता में नहीं आ रही है पंजाब में। आम आदमी पार्टी के प्रति गुस्सा है, लेकिन लोग हमारी तरफ नहीं आ रहे हैं, हमारी हाईकमान उस तरह से काम नहीं कर रही है। तो वो सब लोग फ्रस्ट्रेट हैं, दुखी हैं, तो वो बीजेपी की ओर देख रहे हैं, तो स्वागत है। चलिए देखते हैं, बहुत ज्यादा वक्त तो अब नहीं बचा है, क्योंकि चुनावी हलचलें तो शुरू वैसे ही पहले से, क्योंकि जिला परिषद के, पंचायत समिति के चुनाव चल रहे हैं, उसके बैक टू बैक ही लगेगा कि दूसरी सरगर्मियां तेज हो जाएंगी पंजाब में। लेकिन आपने बहुत उम्मीद जगाई है पंजाब बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए स्पेशली, क्योंकि एक छोटी पार्टी को जो गठबंधन के साथ ही चलती रही है सियासत में, उसको कहीं ना कहीं फिर लड़खड़ाते भी देखा जाता है, फिर उसको बीच बीच में लगता है कि हम अपने आप भी उठ जाएंगे। लेकिन कार्यकर्ताओं का मनोबल जो होता है वो ऐसे बयानबाजी से उठता सबसे पहले, उसके बाद रिजल्ट से उठता है। तो एक सकारात्मक चीज यहाँ से इस पॉडकास्ट के जरिए जाएगी। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आप संगठन से भी जुड़े रहे हैं, तो आप अच्छे से जानते हैं कि पार्टी क्या कर रही है और पार्टी को क्या करना है और किन लोगों को पार्टी में लेकर आना, ताकि जो सत्ता का सपना बीजेपी देख रही है पंजाब में, हालांकि बहुत चुनौतीपूर्ण है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है जी, बिल्कुल बिल्कुल सत्ता का सपना पूरा होगा। शुक्रिया बहुत। थैंक यू, नमस्कार।